हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस स्क्रीन पे हैं। चारों ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस इसलिए नहीं है कि अभी हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चंस को बनाना, तो प्रोसेस अभी सीखना है। एक बार जब सीख जाएंगे तो क्वेश्चन ऑप्शंस वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे मेरे पास हैं ही वेबसाइट पे प्रैक्टिस के लिए। एसएससी के लिए स्पेसिफिक है, आईबीपीएस के लिए स्पेसिफिक है। यदि और कोई दूसरा एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चंस में डाल दूंगा। क्वेश्चंस देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ बोट गोज 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, बोट की स्पीड को b लेते हैं, रिवर की स्पीड को r लेते हैं। हमारे पास यही 2 वेरिएबल्स होंगे और तो कोई वेरिएबल नहीं है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम जाने में 10 घंटा लगता है। मतलब डिस्टेंस और टाइम दिया है। दूसरे केस में भी टाइम यहाँ है, डिस्टेंस यहाँ है। डिस्टेंस और टाइम हमें दिया है, सिर्फ स्पीड नहीं दिया है। तो b और r अगर दोनों की स्पीड लेते हैं तो b प्लस r हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, b माइनस r होगी अप स्ट्रीम स्पीड। पहला इक्वेशन बनाते हैं। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड है b माइनस r प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय b प्लस r। इसमें समय कितना लग गया उसे, 10 आवर्स। दूसरे में क्या दिया है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ठीक है, हमारा 2 इक्वेशन तो बन गया। वेरिएबल भी 2 ही है लेकिन इक्वेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन बना है। तो इसको मैं, जो मेरे दूसरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो लोग देख चुके होंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1/b माइनस r है ना। इस पूरे को एक नया वेरिएबल मान लो x, और 1/b प्लस r, इसको एक दूसरा वेरिएबल मान लो y। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल नीचे से ऊपर आ गया, दोनों वेरिएबल नीचे से ऊपर आ गए। इक्वेशन बहुत आसान सा हो गया है। तो अब यह मैं लिखूंगा नहीं, इक्वेशन में डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। दिमाग में सोच लो बस कि 1/b माइनस r जो है इसको एज इट इज छोड़ देना है। इसको ना ऊपर लाने की कोशिश करेंगे हम लोग या कुछ और करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 1/b माइनस r की वैल्यू निकालेंगे और 1/b प्लस r की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं हम लोग। कि सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन ऑलरेडी देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग एलिमिनेशन से चलते हैं, आसान होगा। पहला इक्वेशन जो है ये, इसको 4/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 4/3, सभी कुछ 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 इंटू 4/3, 40 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 40, नीचे तो b माइनस r है ही, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 176/3। यह जो 3 है इसको ऊपर ही रखूंगा, हमें नीचे b प्लस r से मिक्स नहीं करना है इसको। और यहाँ पे 10 इंटू 4/3, 40/3 है ना। अब अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो आराम से 40/b माइनस r, 40/b माइनस r कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, ये 1/b प्लस r को कॉमन निकाल देते हैं। अब अंदर क्या बच गया, 55 माइनस 176/3 इज इक्वल टू
13 माइनस 40/3, ठीक है। 1/b प्लस आर इज इक्वल टू, राइट साइड में तो ये -1/3 हो गया, इनटू ये 3 ऊपर चला गया, यह 3 इधर चला गया, और यहां पे क्या आ गया 165 माइनस 176, मतलब -11। 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया 1/b प्लस आर इज इक्वल टू 1/11, मतलब b प्लस आर इज इक्वल टू 11। इसको यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है। और दूसरे पार्ट पे आते हैं। b प्लस आर को जब 11 रखना है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो b प्लस आर को 11, यहाँ पे मान लो 11 रख दिया b प्लस आर को, तो हमें क्या मिल जाएगा 30/b माइनस आर, 30/b माइनस आर प्लस 4 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 10, मतलब 30/b माइनस आर इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो b माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ गई हमारे पास। दो वैल्यूज b प्लस आर और b माइनस आर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिर्फ लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सिंपल दिखने में लग रहा है तो इस दोनों को लिख दो इक्वेशन में, है ना। लिखोगे एक स्टेप बढ़ेगा, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आंसर तो वहीं आना है, ठीक है। अब जब यहाँ तक आ गए तब अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। हमें चाहिए क्या, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड। हमें मिला क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फिर से एक हमारा जो इक्वेशन अब आ गया है, हमारे पास है b प्लस आर इज इक्वल टू 11, b माइनस आर इज इक्वल टू 5। यह चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा 2b इज इक्वल टू 16 और b इज इक्वल टू 8। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, b प्लस आर इज इक्वल टू 11, b माइनस आर इज इक्वल टू 5। यह माइनस होगा, यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, आर कैंसिल होगा, सॉरी इस बार आर कैंसिल नहीं होगा, इस बार b कैंसिल होगा। 2r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, है ना। दोनों आ गया हमारे पास। तो यहाँ देखो, जब दोनों हमें जब b निकालना था, जब पहला टर्म निकालना था, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो सीधा b इज इक्वल टू 11 प्लस 5 16/2 इज इक्वल टू 8 लिख सकते थे। और यहाँ पे r जब निकालना था तो ये प्लस वाले को पहले लिखना है, प्लस वाले को पहले लिखना है 11 माइनस 5/2 6/2 इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे। तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, बोट की स्पीड आ गई है 8, स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 3, दोनों स्पीड्स आ गई हैं। अगर चाहो तो इसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो कि सही आया है या नहीं आया है, ये तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। रूही travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. मतलब 60 ट्रेन से चली वो और बस से कितना चली, 300 में से 60 कम 240। समय कितना लगा उसे 4 आवर्स, मतलब 60 जाने में कितना समय लगा। ट्रेन की स्पीड को t अगर मान लेते हैं प्लस बस की स्पीड को अगर b मान लेते हैं तो ये दोनों मिलकर के कितने हो जाते हैं 4 आवर्स। दूसरे पार्ट में क्या दिया है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन 100 बाय टी, है ना। बस में इतना ही समय लगेगा, प्लस बचेगा कितना 300 किलोमीटर, 300 में से 100 चला गया 200 बचेगा। $200 किलोमीटर या बस से जाएगी तो टाइम कितना लगेगा 200 बटा b, यह कितना है 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 1/6 है ना, ये 25/6 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करना है अब, तब फिर से एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, इसको 10/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। अगर 10/6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे 100/t आ जाएगा ये, है ना। तो फिर से ही शॉर्टकट कर रहा हूँ अब। अगर
फिर से अगर एलसीएम लोगे तो नहीं होगा, एलसीएम लेके तो होना ही नहीं है। 1/t की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो सकता है हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो सकता है क्यों, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा लिखने के लिए, इसलिए मैं सीधा ऐसे ही कर दूंगा 1/t को एक वेरिएबल मान रहा हूँ। t मेरा वेरिएबल नहीं है, इसे अभी के लिए t वेरिएबल नहीं है, 1/t वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको जब 10/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 100/t प्लस 6 से डिवाइड हो जाएगा, 40 आ जाएगा यहाँ, 40 इंटू 10 400/b इज इक्वल टू, यहां पे 40/6 होगा यह। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्वेश्चन की अब हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का काम तो हो ही चुका है। हाँ, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, 200 माइनस 400 मतलब -200 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 25 माइनस 14 माइनस 15/6, है ना। b की वैल्यू क्या आ गई, 200 गुना 6 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ 40, बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 को यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आएगा, 60/t इज इक्वल टू 4 माइनस 240/80, ये क्या होगा 3, मतलब 60/t इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड अलग अलग आ गई, और कुछ नहीं सोच रहे थे। अगर हेल्प मिल रहा है सीखने के लिए तो YouTube पे मेरे चैनल को फॉलो कर लो, फेसबुक पे पेज को भी लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 4 men can complete it in 3 days. Find the time taken by one woman alone and to finish the work, and also that taken by one man alone. देखो टाइम एंड हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास वो सिंपल नंबर्स का था, दूसरा क्वेश्चन जो आया टाइम एंड डिस्टेंस का था, अभी देखो टाइम एंड वर्क आ गया। चौथा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएगा, हर जगह इसका यूज होता है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लो एक आदमी को काम को पूरा करने में m डेज लगते हैं, एक औरत को w डेज लगते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या दिया, 2 women and 5 men together finish the work in 4 days, मतलब एक दिन में 1/4 काम करेंगे ये लोग दोनों सब मिल करके। कौन सब है, एक आदमी एक दिन में 1/m काम करता है, 2 आदमी है तो 2/m हो जाएगा, प्लस सॉरी 2 women है, w होगा 2/w, प्लस एक आदमी एक दिन में 1/m काम करेगा, 5 आदमी है तो 5/m, है ना। 2/w प्लस 5/m इज इक्वल टू 1/4। उसी तरह से दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो 3 women and 6 men, मतलब 3/w प्लस 6/m इज इक्वल टू 1/3, है ना। फिर से वही कहानी है, 1/w को एक वेरिएबल मानेंगे और 1/m को दूसरा वेरिएबल मानेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। फिर से हम लोग एलिमिनेशन की बात करते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा उससे। तो इसको क्या करते हैं, 3/2 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/w प्लस 15/2m इज इक्वल टू 3/2/4, या इसको लिख देते हैं 3/8, है ना। माइनस कर दो, अब 3/w कैंसिल हो गया, 6/m माइनस 15/2m, 6/m माइनस 15/2m इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3/8। क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 माइनस 15/2m इज इक्वल टू 8 माइनस 9/24।
मतलब -3/2m इज इक्वल टू -1/24। माइनस माइनस कैंसिल होगा। 1/m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/36। ठीक है, 1/m की वैल्यू आ गई 1/36। अब इस इक्वेशन में इसको डाल देते हैं। क्या हमारे पास क्या आएगा? 3/w प्लस 6 इंटू 1/m की वैल्यू है 1/36 इज इक्वल टू 1/3। 6 3/w इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। मतलब क्या हो गया? 1/w इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1/6 आएगा ना, 1/6 आएगा यहाँ पे, और लास्ट में 1/18 आ जाएगा। वन बाई सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1/18। ठीक है, तो एक आदमी m की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 36। एक आदमी को 36 दिन लगेंगे, एक औरत को 18 दिन लगेंगे। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A businessman knows that the price of a commodity will increase by ₹5 per packet. He bought some packets of this commodity for ₹4,500। मतलब मान लो उसने n पैकेट खरीदे। कितने दाम पे खरीदे? x दाम पे खरीदे। तो हमें क्या दिया है? n इंटू एक्स 4,500 है। ध्यान देना, ये इक्वेशन देखो अब लीनियर इक्वेशन पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है, लीनियर से हट रहा है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी लीनियर से हट जा रहा है। अब क्या दिया है? इफ ही हैड बॉट दोज पैकेट्स एट द इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड प्राइस पे लेता मतलब x की वैल्यू क्या होती? 5 बढ़ जाती, x + 5 हो जाती। ही वुड हैव गॉट 10 पैकेट्स लेस, मतलब n जो खरीदा उससे 10 कम ले पाता, n - 10 हो जाता है इसे। इज इक्वल टू 4,500 है ना। यहाँ से देखो n इंटू एक्स, इसको खोल दिया ब्रैकेट को, 10x प्लस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 4,500 है ना। और nx इज इक्वल टू 4,500 था, तो nx और 4,500 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास क्या आया? 5n माइनस 10x इज इक्वल टू 50। 5 कैंसिल करा देते हैं, n माइनस 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो बहुत ही ओपन सा क्वेश्चन है ये। एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है यहाँ पे, और यहाँ पे उन दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट दिया है ना। तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे। अभी देखो ऑप्शन से हम लोग निकाल देते हैं सीधा सीधा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स बॉट बाय हिम? नंबर ऑफ पैकेट, n को अगर 90 लेते हैं, n को 90 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा x की वैल्यू पहले निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू n माइनस 5/2 है ना। n को अगर 90 लेते हैं तो x की वैल्यू तो इंटीजर ही नहीं रहेगी, ये नहीं हो सकता है। n को अगर 100 लेते हैं, n को अगर 100 लेते हैं, n इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 95/2। n इज इक्वल टू 50 अगर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45/2 है ना। इससे अब चेक कर लेना कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। n इंटू एक्स इज इक्वल टू 4,500 कौन सा सेटिस्फाई करेगा? हाँ, यही गलत हो रहा है ना। यहाँ पे 10 आना था, 10 आएगा तब तो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 10 आएगा है ना। n की वैल्यू अगर 100 लेते हैं तो ये 45 हो जाएगा। 4,500 n इंटू एक्स आ रहा है, इसमें मैच हो जाएगा ये। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना।
कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं।